हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कबलेश और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज पार्ट 3 के बारे में। ठीक है भाई, इससे पहले वाले सेशन में ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग आ चुके थे, तो बस उसी के आगे से आज हम कहानी को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे कहानी क्या कहती है और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। एंड साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सेशन बहुत बड़ा ना हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे बोलते हैं कि सर इतने बड़े सेशन मत रखा करो यार, हम परेशान हो जाते हैं, हम थक जाते हैं इतने क्वेश्चन। तो भाई दोनों तरफ से मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को मैनेज करने की, ठीक है। और बाकी तुम्हारी तरफ से पेन और पेपर तैयार है क्या? भाई देखो, जब भी सवाल आता है वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो एंड एक बार चेक करो। भाई ये जानना जरूरी है क्या हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा समस्या वाली बात है, लेकिन परेशान मत हो, सॉल्यूशन मैं दूंगा, उसके बाद खुद से ट्राई जरूर करना फिर से, ठीक है। बाकी हाँ भाई अगर तुमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी विद द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन सेज a light falls from the glass to the air, find the angle of the incidence for which the angle of deviation is 90 degree। भाई लाइट जो है गिर रही है फ्रॉम द ग्लास टू द एयर और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री हो जाए। इस सवाल में थोड़ा सा कॉमन वाली सेंस लगानी पड़ेगी और कॉमन वाली सेंस लगा ली तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का है, सिर्फ 2 मिनट, वो भी ज्यादा बोल दिया मैंने, मतलब 1 मिनट का सवाल भी नहीं है। सोचो जरा क्या बात बन सकती है। सोचा, मैंने तो सोचा और डायग्राम बनाया। तो भाई जब भी डेंसर से रेयरर में जाते हो तो दो दो पॉसिबिलिटीज बनती है सर। हाँ आप भूल गए ये बात, हमें याद है। क्या बात है? तो क्या होता है कि जब भी आप डेंसर से रेयरर में जाते हो देन यू हैव टू पॉसिबिलिटीज। वो क्या क्या है साहब पॉसिबिलिटी? आपके पास दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक मिलता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दो सच दैट इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो साहब यहां पे हो जाता है TIR। यहां पे क्या हो जाता है? TIR हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको सही से बना दूं, ठीक है। I ग्रेटर देन C पे भाई साहब यहां पे क्या हो गया बेटा? TIR हो गया। बन रही है दो पॉसिबिलिटीज? हाँ सर बन रही है। भाई दो पॉसिबिलिटीज यहां पे देखने को मिल रही है, तो जब दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है तो आप समझो ना बात को। सर पहले वाले केस में इसको एक काम करें क्या, अलग से नहीं बना लें ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, कचरा ना दिखे, है ना? हाँ यार ये सही है, अलग से बना देते हैं उसको, है ना। मेरे कौन से वैसे भी इसमें इंक की बर्बादी होगी यहाँ पे। सो I ग्रेटर देन C पे बेटा ये कर जाता है रिफ्लेक्ट। जाना उसको सीधा था, जाना तो उसको सीधा था, लेकिन वो चला कहीं और गया। तो आप देख सकते हो बेटा कि इस केस में दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, और इस वाले केस में जाना इसको कहां था और चला वो कहां गया, है ना। जाना तो इसको इधर था साहब, चला इधर गया, तो ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन ही जाएगा इधर वाला, तो ये आपका बन जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे डेविएशन हो जाता है बेटा R माइनस का I, और उस केस में डेविएशन जो बनता है बेटा दैट इज गिवन बाय, भाई ये वाला जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के ही बराबर होता है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। सो डेविएशन इज गिवन बाय 2I माइनस का 90 डिग्री। सोचो ना, I प्लस I और ये वाला कितना पॉसिबिलिटीज में आ सकता है? अरे समझे बात को। हाँ गलत लिख दिया क्या मैंने? ये पाई होना चाहिए था ना यहाँ पे, है? अरे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ये देखो क्या होता है बेटा, I प्लस R प्लस डेविएशन शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो डेविएशन शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का I माइनस का R, तो ये 180 डिग्री माइनस का 2I होगा, है ना। ये गलत लिख दिया मैंने, वही तो बोलो मैं, 180 माइनस का 2I, पाई माइनस का 2I, ठीक है। ये वाली बात समझते हो तुम लोग कहां से आती है, ठीक है। अब
कॉमन सेंस वाली बात इतनी सी है कि आप बस डायग्राम को देख के थोड़ा सा एनालाइज करो, क्या ये कभी 90 डिग्री बन सकता है बेटा? क्या ये डेविएशन कभी 90 डिग्री हो सकता है? सर जैसे ही यहां से इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन बनाऊंगा तो मैं क्या पाऊंगा कि साहब ये तो TIR हो गया। जैसे ही इसके ओरिजिनल पाथ के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाऊंगा तो मैं देख रहा हूं कि सर वो तो वापस से उसी मीडियम में चलेगी जिससे आ रही थी। मतलब कि रिफ्रैक्शन के केस में डेविएशन जो है वो 90 डिग्री नहीं हो सकता है। यहां नहीं बन सकती डेविएशन यार, ये इतू सा डेविएशन हो रहा है बस, तो ये डेविएशन हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो ये इसका ओरिजिनल पाथ, उससे ये वाला एंगल डेविएशन कहलाता है बेटा। तो यहां पे पॉसिबल है कि जो डेविएशन है हमारा वो कितना हो जाए, π/2 बोले तो 90 डिग्री। पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल, यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहां पे इस वाले केस में पॉसिबल है कि डेविएशन 90 डिग्री हो जाए। और अगर डेविएशन 90 डिग्री हो गया तो बेटा जी इट कम्स आउट 90 इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 2i, तो यहां से 2i इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और बेटा जी सॉल्व करने पे i का वैल्यू बनता है 45 डिग्री। तो इस वाले केस का क्वेश्चन का आंसर यही है, लाइट फॉल्स फ्रॉम द ग्लास टू द एयर, है ना भाई। ग्लास डेंसर, एयर लाइटर, डेंसर से लाइटर में जा रहे हो, दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो रिफ्रैक्शन हो जाए या फिर यहां पे TIR हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो रिफ्रैक्शन हो जाए या फिर TIR हो जाए। दोनों केस में मैंने डेविएशन का फॉर्मूला लिखा तो पता चला कि यार यहां पे तो 90 डिग्री होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका ओरिजिनल पाथ है और इसके परपेंडिकुलर मैं यहां पे लाइन बनाता हूं रिफ्रैक्टेड रे, तो असल में वो रिफ्रैक्टेड नहीं बल्कि रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, यानी कि जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली जाएगी। तो ये चीज तो TIR में हो ही रही है, मतलब रिफ्रैक्शन में 90 डिग्री का डेविएशन नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन यानी TIR में ये डेविएशन 90 डिग्री का हो सकता है बेटा। बात समझे तुम लोग? मेरी बात समझ गए तुम लोग? कोई शक, कोई परेशानी किसी प्रकार की तो नहीं है ना आप लोगों को? तो इसको छाप लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। डन हो गया? बढ़े अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है हमसे, आओ जरा देखें। बोलते हैं भाई साहब, देयर इज अ पॉइंट सोर्स व्हिच इज प्लेस्ड एट द डेप्थ ऑफ depth h, which is placed at a depth h below the surface of the water, having the refractive index mu. Now, पहली चीज, show that the light escapes through a circular area on the water surface with its center directly above the point source. साहब कैसे बताइए? देखो भाई, सर्कल के लिए आप एक काम कर सकते हो कि एक साइड की डिस्टेंस निकालना, दूसरे साइड की डिस्टेंस निकालना, अगर बराबर आ जाए तो इट विल फॉर्म अ सर्कल विद द सेम रेडियस ऑन बोथ द साइड्स। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझे? डायग्राम बनाता हूं तो समझ आएगी बातें। डायग्राम बनाया मैंने। सो दिस इज द वाटर लेवल, और यहां पे इससे h डेप्थ नीचे यहां पे रखा गया है सोर्स। दिस इज द पॉइंट सोर्स। चमका चमका चमका, ये पूरा पानी है बेटा। पानी है तो एक लाइट रे तो सीधी चली गई बिना किसी डेविएशन के। एक लाइट रे यहां से ऐसे गई, एंड इसका हो गया बेटा क्या, ग्रेज। एक लाइट रे ऐसे गई, इसका भी हो गया यहां पे ग्रेज। नाउ द पॉइंट इज, तो बेटा जी द पॉइंट इज वेरी क्लियर। बोला गया कि यहां पे ग्रेज तब हुई व्हेन दिस इज द एंगल विच इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल। ग्रेज तभी हुआ व्हेन दिस इज द एंगल कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। आप ये वाली डिस्टेंस निकालिए x1, आप ये वाली डिस्टेंस भी निकालिएगा x2। मैं तो कहता हूं अगर x1 x2 बराबर है तो यहां पे एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा जिसमें ये भी रेडियस और ये भी रेडियस हो जाएगा। अगर आपका x1 x2 बराबर है तो मैं बोलता हूं यहां पे एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा जिसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और ये चीज, क्योंकि देखो दिखने में भी सिर्फ आपको दो रेज दिख रही है, ऐसी सारी डायरेक्शंस में जाएगी, सबकी डिस्टेंस अगर बराबर आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि बात सही है। बेटा यहां पे दिस डिस्टेंस इज योर x2, ये h है, यहां पे दिस डिस्टेंस इज योर x1, ये भी h है, ये c, सो दिस एंगल विल बी योर c, दिस एंगल विल बी योर c। बेटा मैं अगर इसको बोल दूं पॉइंट सोर्स P, इसको बोल दूं पॉइंट A, इसको बोल दूं पॉइंट B, तो
and let us say this is the point O. So triangle PAO and PBO में देखा जाए, triangle PAO and PBO में देखा जाए तो यहां से अगर आप बोलो तो क्या बोले साहब, H ये x2 tan C perpendicular upon base, tan C which is equals to perpendicular upon base. साहब परपेंडिकुलर के नाम पे कौन, x2, बेस के नाम पे कौन, h, so it is equals to x2 by h. इधर आओ बेटा ट्राइंगल PBO में, तो इसमें भी tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे भी tan C will be equals to perpendicular upon base देखा गया तो पता चला it will be your x divided by, ऊपर उल्टा लिख दिया मैंने, ओहो, x2 divided by h. आप देख सकते हो दोनों साइड से वी हैव दिस tan C h h, तो यहां से पता चलता है कि x1 और x2 क्या है बेटा, बराबर है, एंड दे एक्ट एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो बेसिकली साहब यहां पे एक सर्कल बनता है और इस सर्कल को एक बहुत प्यारा सा नाम हमने दिया, दैट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. क्या नाम दिया इसको हमने, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. क्योंकि क्या होता है जब नीचे एक पॉइंट सोर्स चमकता है, जब नीचे एक पॉइंट सोर्स चमकता है तो ऊपर एक सर्कल बनाता है, एंड दिस सर्कल वी कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. इसको क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. तो ये इस सर्कल का रेडियस, भाई इस सर्कल का रेडियस ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस. एक और नाम पड़ा इसका, रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस. इसका एक और नाम पड़ गया विच इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस. तो आपको बताना था कि भाई एक सर्कुलर पाथ पे जाएगी एंड द पॉइंट इज डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स. मैंने बिल्कुल सही बताया भाई, ये सर्कल में जा रही है और इसका जो सेंटर होगा विच इज डायरेक्टली अपोजिट अबव द पॉइंट सोर्स. ठीक है. सेकंड चीज बोलता है बेटा, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स. भाई ये जो रेडियस है ये सोर्स पे कितना एंगल सबटेंड करता है, तो साहब ये रेडियस इस सोर्स पे एंगल सबटेंड करता है C. नहीं समझे बात को, ये कुछ ऐसी कहानी चलेगी. दिस इज द पॉइंट सोर्स नाउ, ये रेडियस और ये भी रेडियस. साहब ये जो रेडियस है यहां पे देखना, इधर ये जो रेडियस है यहां पे, ये रेडियस इस सोर्स पे कुछ एंगल सबटेंड करती है, एंड दैट एंगल आई थिंक इज गिवन बाय, ये कितना होता था C, तभी तो लाइट सीधी चली जाती थी, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, C हो जाएगा. तो रेडियस जो है इस पॉइंट सोर्स पे एंगल सबटेंड करती है विच इज गिवन बाय C, तो C का वैल्यू निकालना होता है. सो यूजिंग द स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ C should be equals to 1 upon mu. So C is given by sine inverse 1 by mu. C is given by sine inverse of 1 divided by mu. ठीक है, क्लियर रहेगी बात. कोई तुमसे इसका रेडियस वगैरह पूछ ले तो रेडियस बता पाओगे क्या तुम लोग, रेडियस कैसे निकालोगे इसका साहब, ओहो रेडियस कैसे निकालेंगे है, ये तो समस्या होगी रेडियस निकालने की. क्या करें साहब, तो इसका रेडियस निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, tan C इज इक्वल्स टू, जैसे आपने बोला था x2 by h, बेसिकली x2 की जगह अब आप रेडियस लिख दीजिए अपॉन h, तो रेडियस इज गिवन बाय h टाइम्स ऑफ tan C. बेटा जी यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं यहां पे उन रेस को विच आर क्लोजर टू द नॉर्मल, हम कंसीडर करते हैं उन रेस को विच आर क्लोजर टू द नॉर्मल. सो ये एंगल छोटे हो जाएंगे सिंस C इज वेरी स्मॉल. तो बेटा जी tan C को हम C लिख सकते हैं और इसी को हम फर्दर साइन ऑफ C लिख सकते हैं. सो R इज गिवन बाय H टाइम्स ऑफ साइन ऑफ C. ठीक है, H टाइम्स ऑफ साइन ऑफ C. साइन ऑफ C कितना होगा बेटा, 1 बाय म्यू करते हैं उसको, साइन ऑफ C को 1 बाय म्यू कर देते हैं.
तो कैसे कहानी बन जाएगी अपनी? फिर सोचो सर, कैसे कहानी बन जाएगी अपनी? मुझे तो नहीं लगता सर। साइन ऑफ सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा है? साइन ऑफ सी इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे देखो, अगर देखा जाए तो म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ सी इक्वल्स टू 1, तो साइन ऑफ सी 1 बाय म्यू हो गया। ये तो स्नेल्स लॉ से पता चलता है। लेकिन साहब मुझे तो रेडियस निकालना है, तो क्या रेडियस को सीधा लिख दूं ये वाली बात तो कह के? हाँ, ये विचार करने वाली बात है। इस पे मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, इस पे हम अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते, ये विचार करने वाली बात है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे एक बार विचार करो। क्या मैं इस बात को लिखूं क्या? क्या मैं इस बात को लिखूं क्या? ये गलत बात लिख दी कि मैंने सही बात लिखी? बताओ जरा, सोचो जरा। चलो भाई, दिमाग लगाया यार। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा करने से तो हम अगर यहां पे n2 by n1 ले ले तो फिर फंस जाएंगे, समस्या में फंस जाएंगे ना। इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हाँ, मैं वही विचार कर रहा था कि यार ऐसा करने से तो हम लोग फंस जाएंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस अनदर मेथड। सीधा मैं स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करता हूं, और स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करके इस बार कहानी कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि भाई एक जो डेंसर वाला होगा उसका कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, रेयरर वाले का कुछ और ले लेते हैं। ठीक है भाई, जो भी सोर्स होगा हमारा वो किस में होगा बेटा? डेंसर वाले में, और यहां पे रेयरर वाला आएगा। तो जो भी लाइट यहां से जाती है, एक तो सीधी चल जाएगी बेटा, एक लाइट ऐसे जाके यहां से ऐसे चल जाएगी। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। तो बेटा ये भी क्रिटिकल एंगल होगा। ये हाइट कितनी थी? h, दिस इज द रेडियस r। तो बेटा जी यहां पे स्नेल्स लॉ लगाया तो ND ऑफ साइन C शुड बी इक्वल्स टू NR ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री। बेटा यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो साइन ऑफ C शुड बी इक्वल्स टू NR अपॉन ND। NR बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम, ND बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ये कहानी चल गई यहां पे साइन C की। अच्छा एक बात बताओ, फ्रॉम दिस फिगर साइन C कैन बी रिटन है सर, ये तो ये तो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी होता है, तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस का h का स्क्वायर। हमारा टारगेट है, हमें r फाइंड आउट करना पड़ेगा यहां पे। तो r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर शुड बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? nr डिवाइडेड बाय n ऑफ द डेंसर मीडियम। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से बेटा मुझे क्या मिलेगा? r का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? r का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू nr स्क्वायर बाय nd का स्क्वायर। ये बात सही रहेगी कि बेटा? बोलो जरा, सही रहेगी? तो यहां पे बना r स्क्वायर अपॉन ये r स्क्वायर प्लस का h का स्क्वायर इक्वल्स टू nr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय nd का स्क्वायर। ये बात चल रही होगी तुम्हारे दिमाग में भी भाई। जब इसको थोड़ा सा अदला बदली कर ली इनकी, तो nd का स्क्वायर अपॉन nr का स्क्वायर शुड बी इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। बेटा जी 1 प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये कहानी बन गई है, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी। एक काम करो, ये 1 को इधर ले आओ, तो ये बनेगी कुछ इस प्रकार से कहानी दैट h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू nd का स्क्वायर अपॉन nr का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहां से nd स्क्वायर माइनस nr का स्क्वायर अपॉन nr का स्क्वायर, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय h का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। सो r बाय h विल बी nr डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ nd का स्क्वायर माइनस nr का स्क्वायर। सो h उधर चला जाएगा एंड द रेडियस कम्स आउट बी h टाइम्स ऑफ nr डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ nd का स्क्वायर माइनस nr का स्क्वायर। लो बेटा जी, ये रेडियस का फॉर्मूला बना। ये किसका फॉर्मूला बन गया? रेडियस का फॉर्मूला गया। अच्छा, अगर आप रेयरर मीडियम को
अगर आप रेयरर मीडियम को एयर ले लेते हो तो एनआर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। इफ द रेयरर मीडियम इज एयर, एनआर की जगह 1 कर देना, सो इट कम्स आउट बी एच अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसर का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, छाप लो इसको जल्दी से। इससे पहले वाली बातें तो तुम्हें पता ही है, लेकिन इसको भी छाप लो, जहां पे हमने अल्टीमेटली रेडियस फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, रेडियस निकालना सिखाया। ठीक है बेटा, लिख ली सारी बातें सभी ने, पक्का? ओके, चलिए भाई तो दोनों चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, गायब हो गया। पुरानी वो पार्ट है ना तुम्हारे पास, पुराना पार्ट है ना, देख लो उसको। अरे वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाना, दिख जाएगी सारी बातें। हाँ भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अ कंटेनर कंटेन्स वाटर अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड देयर इज अ पॉइंट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर। भाई कंटेनर जिसमें पानी भरा है 20 सेंटीमीटर तक, और इस कंटेनर के बॉटम पे एक पॉइंट सोर्स लगाया गया है। अ रबर रिंग ऑफ रेडियस आर फ्लोट सेंट्रली ऑन द वाटर। पानी के ऊपर एक रबर की रिंग जिसका रेडियस आर है वो फ्लोट कर रहा है। द सीलिंग ऑफ द रूम इज 2 मीटर अबव द वाटर सरफेस। फाइंड द रेडियस ऑफ द शैडो ऑफ द रिंग फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग। भाई इस रिंग की शैडो जो फॉर्म होगी रिंग सीलिंग पे, उसका रेडियस क्या होगा। Find the maximum value of R for which the shadow of the ring is formed on the ceiling. By maximum value of R, radius of the ring कितनी होगी, so that the shadow of the ring is formed on the ceiling, having given that the water having the refractive index of 4/3. बड़ा ही प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। चलो भाई ट्राई करेंगे इसको। हाँ भाई, बहुत ही शानदार सवाल है, मजा ही आ जाएगा देखना भी तुम लोगों को। क्या होगा यहाँ पे, डायग्राम बनाओगे इसका। ये देखो भाई कमरा, ये कमरा है, ठीक है साहब। ये कोई कंटेनर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। 2 मिनट रुक जाओ, अभी तुम्हें सब दिख जाएगा। कंटेनर में जो पानी भरा है वो 20 सेंटीमीटर का है। कंटेनर में जो पानी भरा है वो 20 सेंटीमीटर का है। कमरे की जो छत है वो वाटर सरफेस से 2 मीटर ऊपर है। ये वाटर सरफेस यहां तक है बेटा, इसके अंदर पूरा पूरा पानी भरा हुआ है। यहां पे एक पॉइंट सोर्स लगाया और इसके ऊपर यहां पे एक रिंग रखी गई है। इसके ऊपर बेटा यहां पे क्या रखी गई, एक रिंग रखी गई है, सच दैट द रेडियस इज गिवन टू अस। हां, तो ये है आर, ठीक है। यहां पे ये रिंग रखी हुई है, दिस इज द रिंग बेटा, जिसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, आर। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ताकि आपको ऐसा बहुत ज्यादा वाला कचरा सा नहीं दिखे पानी का, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट सोर्स, ये रिंग, ये सीलिंग जो कि 2 मीटर है फ्रॉम द वाटर सरफेस। कंटेनर में पानी भरा है 20 सेंटीमीटर का। फाइंड द रेडियस ऑफ द शैडो ऑफ द रिंग फॉर्म ऑन द सीलिंग इफ आर इज 15 सेंटीमीटर। अगर आर ये 15 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर। अगर आर हमारा 15 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस। क्या होगा बेटा तुम्हारे हिसाब से, क्या होना चाहिए। हां सब हम क्या सोचते हैं कि लाइट जो है इसके एज पे जाके गिरेगी। लाइट जो है सोर्स से इसके एज पे जाके गिरेगी। एज पे गिरने की वजह से यहां पे रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट यहां चली जाएगी। यही होने वाला है। लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स जाते टकराती है रिंग के एज पे, क्योंकि उसको क्या करना है, रिंग की इमेज बनानी है। भाई रिंग की इमेज बनाने के लिए लाइट जाके टकराएगी रिंग के इस एज पे, और यहां पे क्योंकि वो एक डेंसर से रेयरर मीडियम में गई तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो जरा, ये रहा नॉर्मल, यहां पे ये मैंने बनाया नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाके वो यहां जाके टकरा गई, मतलब कि यहां से लेके यहां तक दिस विल बी द आर ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग, है ना। सो कैपिटल आर। ओहो, यहां से लेके यहां तक वाला जो पार्ट होगा बेटा, इट गिव्स यू द रेडियस ऑफ द इमेज। हाँ समझ गए बात को सर। एक बात बताओ, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था? हाँ। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था? हाँ।
आर डैश ले लेना बेटा इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस आर से इसका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर डैश से लिख दिया। लिख देता हूं, आर डैश डिनोट्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर डैश, ठीक है बेटा जी। ये हाइट आपको पता है 20 सेंटीमीटर वाली है, बिल्कुल पता है सब। ये ऊपर पता है ये 2 मीटर का है, हाँ पता है सब, ये भी 2 मीटर का है, ये वाला पार्ट। ये अगर आप निकाल लो x, ये x अगर आपने निकाल लिया तो क्या रेडियस ऑफ द इमेज इज गिवन बाय स्मॉल r प्लस x। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा पहले पार्ट को, जिसमें बोलता हूं रेडियस ऑफ इमेज ऑफ रिंग। जो रिंग है बेटा उसकी इमेज की जो रेडियस है इट इज गिवन बाय r प्लस का x। मेरा मकसद है कि मैं x को फाइंड कर लूं, है ना। मेरा मकसद क्या हो जाएगा कि मैं x को फाइंड करूं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है ये लाइट इसके एज से टकरा के इधर रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पे गिरी और यहां पे इमेज बनाई उसकी। सेम काम यहां पे होगा, तो बेसिकली यहां पे इसकी इमेज बनेगी, है ना। तो इमेज ऑफ रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ द रिंग इज गिवन बाय r प्लस x। तो बेटा जी r तो 15 सेंटीमीटर है, अगर मुझे x मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। x कैसे निकाला जाए, x कैसे निकाला जाए साहब, मेरे पास ये h है 2 मीटर का। सो tan ऑफ r डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन, x, बेस में कौन, h की जगह पे लिखता हूं 2 मीटर। ये tan ऑफ r डैश आ गया बेटा, tan ऑफ r डैश आ गया है ये। अब इसको कैसे निकालें साहब, है स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा मुझे। स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला एक काम करो, पहले स्नेल्स लॉ भी लगा लो। तो यूजिंग द स्नेल्स लॉ बेटा, इसका यहां पे क्या था, वाटर था, क्योंकि दिस इज द डेंसर मीडियम। यहां पे क्या था, पानी, क्योंकि दिस इज द डेंसर मीडियम। तो अगर ये डेंसर मीडियम है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आई, और यहां पे एयर था, तो एयर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आर डैश। म्यू कितना, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, लिख दो। सो 4/3 टाइम्स ऑफ बेटा साइन आई कितना होगा सर, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर कितना, ये परपेंडिकुलर कितना 15 सेंटीमीटर। अरे यार, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना सर, ये रहा 15, हाइपोटेन्यूस ये वाली डिस्टेंस आई पता नहीं कितनी होगी सर, निकालना पड़ेगा इसको, तो निकालना तो पड़ेगा। इस छोटे से ट्रायंगल को मैं यहां पे थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, और ये सब मैं अगले पेज पे करूंगा, छोड़ो इसको, यहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन निकल लेते हैं। जरा गौर फरमाइए, तो ये आई वाले डायग्राम को मैंने दोबारा से बनाया, यहां पे 20 सेंटीमीटर, ये वाला 15 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल पाओगे क्या तुम लोग, हाइपोटेन्यूस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बेटा कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ, ये तो बन जाएगा 400 और ये हो जाएगा 225, इट कम्स आउट बी 625। तो अंडर रूट ऑफ 625 बोले तो 25 सेंटीमीटर, दिस द हाइपोटेन्यूस। तो साइन आई कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 15/25, तो साइन आई की जगह 15/25 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आर डैश। सर आर डैश देखते हैं कितना बनता है, 3 5 15, 5 5 25, तो साइन ऑफ आर डैश इज गिवन बाय, लिख देता हूं यहां पे, साइन ऑफ आर डैश इज एक्चुअली 4/5। कितना होता है भाई ये, 53 डिग्री। पता नहीं सर, भूल गए हम लोग, तो हमें कुछ याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। एक छोटा सा ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ये होता है बेटा 3, ये होता है 4, ये होता है 5, यहां पे होता है 53 डिग्री, यहां पे होता है 37 डिग्री। और अगर आपसे बोले साइन ऑफ 53 डिग्री, तो आप बोलते हो इट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। भाई 53 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो अगर कोई बोले कि साइन ऑफ आर डैश इज इक्वल्स टू 4/5, तो क्या तुम मुझे ये नहीं बोलोगे कि आर डैश 53 डिग्री होगा। तो मैंने भी यहां पे बोला कि भाई साहब ये देखो आर डैश हमारा 53 डिग्री हो जाएगा।
सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये छोटा सा जो ट्राइंगल दिख रहा है इसको बड़ा करके बनाया, यहां पे बोला ये 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये निकाल लिया। स्नेल्स लॉ लगाते समय देखो, सबसे पहले मैंने tan r डैश लगाया, मैंने बोला x मुझे मिल गया तो मैं रेडियस ऑफ द इमेज निकाल दूंगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला x प्लस r। बेटा रेडियस ऑफ इमेज यहां से लेके यहां तक है, x मत सोचना, x इज नॉट द रेडियस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ इमेज यहां से लेके यहां तक पूरी है, सेंटर से लेके वहां तक, तो इट विल बी योर x बाय 2। तो मैंने बोला साहब एक बार x मिल जाए तो मैं रेडियस ऑफ द इमेज निकाल दूंगा, लेकिन क्या है, x फाइंड करने के लिए मुझे r डैश चाहिए, x फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए r डैश। अब भैया r डैश कैसे निकाले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके लिए हमने बोला भाई स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाया, यहां पे I यहां पे r, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 4/3 है, तो म्यू टाइम्स ऑफ साइन I इक्वल्स टू, यहां पे बेटा जी एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, 1 टाइम्स ऑफ साइन r डैश। 4/3 इंटू साइन I यहां से निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 15, हाइपोटेन्यूज 25, 15/25 सॉल्व किया तो साइन ऑफ r डैश कम्स आउट बी 4/5। अब यार 4/5 कितना होता है, तो इसके लिए हमने इस ट्राइंगल का इस्तेमाल किया, भाई साइन ऑफ 4/5 तब मिलता है जब इट इज 53 डिग्री, तो मैंने बोला क्या r डैश कितना है 53 डिग्री। बेटा जी ये r डैश उठा के यहां पे रख देंगे तो मुझे x मिल जाएगा, ये r डैश उठा के मैं यहां रख दूं तो मुझे x मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो सिंस वी नो दैट tan of r dash equals to x by 2, so tan of 53 degree is equals to x by 2। भाई tan 53 कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3 is equals to x बटा 2, so x बटा 8/3 मीटर, ठीक है। अरे 4/3 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 53 डिग्री, x मिल गया, तो द रेडियस ऑफ द इमेज इज गिवन बाय r प्लस x, तो द रेडियस ऑफ इमेज ऑफ रिंग इज गिवन बाय r प्लस x। r था 15 सेंटीमीटर जिसको कि हमने मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, प्लस 8/3। अच्छा जी, ये मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, तो कैसे करें सर, ये कहानी मीटर में चल रही है, ये 0.1 कितना कितना हो जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। अच्छा क्या करें सर, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, कहानी बढ़िया चल रही है। अभी यहाँ पे 300 लगा देता हूं मैं एलसीएम के नाम पे, और 15 3 45 हो जाते हैं, प्लस का यहाँ पे 100, ये 800 हो जाएगा। सो इट कम्स आउट बी 845 डिवाइडेड बाय 300। सॉल्व करने पे ये 3 2 6, फिर 14, 3 3 9, 10 11 12 13 14, 6 जाएगा वहां पे। 845 को 3 से डिवाइड कर लेते पहले, 845 को 3 से डिवाइड किया, सो 3 2 6, 2 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, सही है। 3 8 24, खत्म कहानी, 5 आएगा, 3 1 3, यहाँ पे 2 आएगा, डॉट लगाना पड़ेगा, 0 लगाएंगे, 3 6 8। So it comes out to be around 281.6 divided by 100. Point हटाया, एक 0 और लगाया, it comes out to be 2.816 मीटर। चाहो तो आंसर सेंटीमीटर्स में भी निकाल सकते हो, इट्स ऑल ऑन यू, इस पे कोई रोक टोक नहीं रहेगी आप लोगों की, ठीक है। सो 2.816 मीटर आ रहा है, चाहो तो सेंटीमीटर में कर लेना, 100 से मल्टीप्लाई करके इट कम्स आउट बी अराउंड 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो 281.6 सेंटीमीटर आएगा, 281.6 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द इमेज। बात समझे क्या, पहला पार्ट सॉल्व किया अभी हमने, सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व किया जिसमें r 15 सेंटीमीटर दे रखा। सेकंड केस में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, भाई जो रेडियस ऑफ द रिंग है उसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिससे कि शैडो ऑफ द रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग, जिससे कि शैडो जो है वो सीलिंग पे बन सके। आओ जरा दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा इसके लिए भी। R का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जिससे कि शैडो जो है वो कहां पे बन सके, वॉल पे बन सके। भाई ये रही रिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिंग, ये लाइट ऐसे जाती है, यहां पे नॉर्मल बनता है और ये बेंड होके इधर चली जाती है, यहां पे टकराएगी, ठीक है।
दिस इज I, दिस इज योर R। अच्छा गौर फरमाइएगा सभी लोग, ये I है तो क्या ये भी I होगा? अरे हाँ, ये I तो ये भी I। कहने वाली बातें हैं, तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं। इससे पहले कुछ लोचा तो नहीं किया था ना हम लोगों ने? I की भावनाओं को समझ रहे थे ना तुम लोग? ये I तो ये भी I। अरे यार ऐसे मत किया करो, ये I तो ये भी I, ठीक है। हाँ साहब, R का वैल्यू बताइए, साहब R का वैल्यू बताइए जिसपे कि यहां पे इमेज यहां पे बन सके स्क्रीन पे। ये सब 20 सेंटीमीटर वाली बातें थी, यहां पे ये 2 मीटर वाली बातें थी सर। ये यहां पे ये R डैश होता था, दिस इज योर R, स्मॉल r होता था। पता नहीं होता था कि नहीं होता था? भूल गए तुम लोग लग रहा है। इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो? ठीक है, दिस इज द वाटर सरफेस, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। ये रिंग है, रिंग का रेडियस R, और R का मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिसपे कि इमेज कहां पे बन सके? वॉल पे बन सके। हाँ, R का मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिसपे इमेज कहां पे बन सके बेटा? वॉल पे बन सके। R का मैक्सिमम वैल्यू जिससे कि इमेज कहां पे बने? दीवार पे बने सर, दीवार पे इमेज बनानी है हमें। एक बात बताओ, इमेज दीवार पे, इस पे वॉल पे, छत पे कब बन सकती है? सीलिंग पे इमेज कब बन सकती है? जब रिफ्रैक्शन होगा। सोचने वाली बात है, समझना बात साहब। आपने बोला कि आपको, चलो पहले तो स्नेल्स लॉ से कुछ बातें बता देता हूं पहले मैं ना बेटा जी। फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, म्यू टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू साइन आर डैश विच शोज द रिफ्रैक्शन। तो साइन आई 4/3 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू साइन ऑफ आर डैश। साइन आई को हम जो लिखते हैं वो कैसे लिख सकते हैं बेटा? साइन आई को लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा साहब? ये वाला रेडियस R, और ये तो 20 सेंटीमीटर है ही सही। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते थे, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा इस केस में। यहां पे दिस इज योर R, ये है 20 और ये है हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है। दिस एंगल इज योर I। साइन आई की जगह पे वैल्यूज को लिखते हैं। सो 4/3 टाइम्स ऑफ इनटू साइन आई की जगह परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन? R अपॉन अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू साइन ऑफ R डैश। अब इस तरीके से समझिए इसको, इस तरीके से समझना बेटा। I ज्यादा तो ये वाला पार्ट, या फिर ऐसे डायरेक्ट रिलेशन में देखिए, ये R यहां पे है, ये R डैश है बेटा जी। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा ही होगा। न्यूमरेटर के हिसाब से देखो, अगर यहां की वैल्यू बढ़ा दूं तो ये भी बढ़ जाएगी। मुझे क्या चाहिए? R का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए R डैश को मैक्सिमम कर दूं। बेटा जी रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, डेंसर से कहां? रेयरर में जा रहे हैं। तो साहब जब डेंसर से रेयरर में जाते हो तो रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है जिसपे R कितना हो सकता है? सर जब हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो रिफ्रैक्शन के लिए एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डिफाइन करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? तो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू डेंसर टू द रेयरर मीडियम, R डैश का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है? 90 डिग्री। वो कब होगा? क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन है। तो मैंने बोला भैया डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, R डैश यहां पे 90 डिग्री होना चाहिए, और जैसे R डैश आपका 90 डिग्री हुआ, ये कहानी हो जाएगी 1। तो अब कहानी बनती है 4/3 R अपॉन अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। अब क्या करो? 3/4 वहां भेज दीजिए, तो R डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3/4। भाई दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अगले पेज पे करें इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई अगर दोनों तरफ ही स्क्वायरिंग किया तो यहां पे बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 9/16। चेक कर लेने एक बार 9/16 है कि नहीं है। 3 3 9 4 4 16, सही बात जा रही बिल्कुल। फर्दर जब हमने सॉल्व किया तो 16r का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 9r का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 400। भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये इधर आ जाएगा बेटा। तो 16r का स्क्वायर माइनस का 9r का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3600। तो 7r का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3600। भाई यही तो होता है। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बनेंगे? 7। सो r का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3600 डिवाइड बाय 7। r का वैल्यू बनेगा बेटा अंडर रूट ऑफ 36 डिवाइड बाय 700 के साथ। ये मीटर में चलेगी। अच्छा ये बताओ, ये मीटर में चलाऊं कि सेंटीमीटर में चलाऊं? ये मीटर में चलेगी या सेंटीमीटर्स में चलेगी? तो साहब ये चलेगी सेंटीमीटर्स में, क्योंकि आपने वैल्यू क्या रखी 20 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर भी यहां पे सेंटीमीटर्स में आएगा। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 9 4 36 है ना। सो 9 4 36, तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 400 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7। भाई 9 तो बाहर आ जाएगा 3 के फॉर्मेट में, ये 20 के फॉर्मेट में, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7। 60 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7 सेंटीमीटर। चाहो तो रूट 7 की वैल्यू लिख लेना। तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं। रूट 7 की वैल्यू हम लोग जानते हैं बढ़िया तरीके से, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, जिससे कि इमेज क्या बनेगी बेटा? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द शैडो ऑफ द रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग। तो इससे क्या होगा बेटा? शैडो जो है सीलिंग पे बनेगी। दैट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, क्लियर रहेगी बातें सभी को? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 33। स्टार चमका लेना, अच्छा क्वेश्चन था, छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें लिखना, डायग्राम वगैरह बनाना बढ़िया तरीके से, लिखो जल्दी से। लिखा सभी ने? हो गया? अच्छा, इसके बाद आना यहां पे। हाँ यहां पे स्नेल्स लॉ लगा के, इससे पहले भी कुछ है क्या? ये वाली पार्ट लिख लिया? हो गया? फिर आओ यहां पे, ये सेकंड वाला पार्ट हमने शुरू कर दिया था, आर का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। डन? फिर आ जाओ यहां पे, इसको भी लिखो जल्दी से। हो गया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 होता है समाप्त। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है भाई? फाइंड द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म। हाँ प्रिज्म आ गया अभी। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द इक्विलैटरल प्रिज्म मेड ऑफ द मटेरियल हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.732। भाई कोई भी मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732 है उससे बना हुआ है। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस डेविएशन। भाई आपको बोला गया है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताना पड़ेगा। सवाल में सिर्फ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ट्राई करो इसको, देखो एक बार कैसे करना है, फिर हम बताते हैं क्या करोगे। चलिए भाई, दिमाग लगा लिया होगा तुमने क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो भाई जब दिमाग लगा लिया है तो फिर चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को। Find the angle of minimum deviation for an equilateral prism made of the material of refractive index 1. What is the angle of incidence for this deviation? Angle of incidence क्या होगा इस केस में, है ना? अच्छा देखो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे इन्होंने बोला है is it an equilateral prism? और बेटा जी अगर वो equilateral prism की बातें बोलता है तो मैं समझता हूं कि जो प्रिज्म एंगल होगा इट विल बी ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल का मतलब तो ऐसा ही होता है जिसमें ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, यही तो होता है इक्विलेटरल। तो अगर वो बोलते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म तो मैं समझता हूं कि साहब प्रिज्म एंगल बनेगा 60 डिग्री का, विच इज नॉट स्मॉल। अभी कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला पड़ा था वो वाला, वो भी लगा सकते हैं क्या म्यू माइनस 1 इंटू ए करके। ऐसे दिमाग मत चलाना बेटा, ठीक है? ओके, क्लियर रहेगी बातें? अब इन्होंने मिनिमम डेविएशन पूछा है बेटा, तो मिनिमम डेविएशन जो है, पहली बात तो डेविएशन का फॉर्मूला होता था आई प्लस ई माइनस का ए, ये डेविएशन का फॉर्मूला था।
फिर इसमें कंडीशन डाली गई थी, बोला गया था कि साहब अगर आप बात करना ही चाहते हो फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर आप बात करना ही चाहते हो फॉर मिनिमम डेविएशन, तो उसके लिए आई और ई बराबर होते हैं और ए बराबर होता था कितना, 2r के। पता नहीं होता था कि नहीं होता था, है ना, याद ही नहीं है अब तुम्हें भाई। R1 R2 बराबर होते थे ना, अगर I और E बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होंगे, और R1 R2 बराबर है तो ये बराबर होते हैं साहब a/2 के, जिसको कि मैंने R कह दिया। ठीक है, अगर I और E बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होते हैं, और A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये a/2 हो जाता है, जो R बोल दिया गया। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन जो यहां से बनता है बेटा, इट इज गिवन बाय मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू 2i माइनस का a। तो बेटा जी यहां से 2i इज गिवन बाय मिनिमम डेविएशन प्लस का a, सो i इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन प्लस का a डिवाइड बाय 2। ये बड़े काम की बात बताई आपने। ये क्या मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मिल गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर अगर मुझे मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है, ये क्या फाइंड करवा रहे हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, पर मिनिमम डेविएशन भी तो फाइंड करना है। तो फिर क्या करें साहब इस केस में, क्या करें, एक काम करो क्या काम करें, आई दे दिया मिनिमम डेविएशन प्लस a/2। अब एक काम करो, स्नेल्स लॉ लगा दो इसमें। इसमें क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो यूजिंग द स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, भैया स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपसे, स्नेल्स लॉ कहता है कि भाई साहब म्यू इज इक्वल्स टू जो होगा, है ना, या फिर मैं चलो इसको अच्छे से लिख देता हूं इज्जत के साथ में। बाहर क्या बेटा, एयर, अंदर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो कहते हैं 1 टाइम्स ऑफ साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। तो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा बेटा जी म्यू के, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा म्यू के। क्लियर है ये बातें, साइन आई साइन आर म्यू के बराबर हो गया। आई का वैल्यू ये रहा, आर का वैल्यू ये रहा। अरे आर का वैल्यू है, पता नहीं साहब है कि नहीं, ये आई है, ये आर है, पुट करो वहां पे। ये भी मैं करूं, चलो ठीक है कर देता हूं। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर शुड बी इक्वल्स टू म्यू। बेटा जी आई की जगह पे मैं कुछ बड़े शब्द लिखने वाला हूं, दैट इज द मिनिमम डेविएशन प्लस का a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r की जगह पे मैं लिखने वाला हूं a/2 शुड बी इक्वल्स टू म्यू। चलिए भाई वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं। सर जी अगर मैं मिनिमम डेविएशन फाइंड करना चाहता हूं तो इसको तो एज इट इज लिख देता हूं, लेकिन प्रिज्म एंगल तो 60 डिग्री है, और अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बेटा जी कितना 60/2 शुड बी इक्वल्स टू 1.7। कितना थे रखा था प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल है 1.732, तो यहां पे भी लिखेंगे 1.732। समझ लो मेरी बातों को समझना बेटा जी। ये सब साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा तो ये तो उधर भेज दें तो मजा ही आ जाएगा फिर तो, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस का 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.732 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30। साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस का 60 डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू बेटा जी कितना हो जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता है, पॉइंट हटा दिया, 3 0 लगा दिए साहब, काट दे इसको तो ये बनेगा 861। मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए 2 8 16 2 6 12, ओहो 866 सॉरी, हाँ डिवाइड बाय 1000 चल ही रहा था, कैन बी रिटन एज 0.86। सर देखी सी इक्वेशन लग रही है तो, अरे देखी सी वैल्यू लग रही है 0.86 वाली, तो नहीं लग रही। अरे 0 ये क्या बना 2 8 16 2 6 12 2 6 12 डिवाइड बाय 1000 0.86 का होता है भाई 0.86। ओहो समझदार हो, देखो जरा 1.732 क्या √3 लिख देता मैं इसको, तो ये बनता √3/2। ठीक है चलिए भाई
तो नहीं पता तो ऐसे भी समझ लो और वैसे भी समझ लो। 1 पॉइंट √3 की वैल्यू क्या लिखते थे आप साहब? इसको हम लिखते थे 1.73। देखो ना 1.73, ओह ये तो √2 है, सॉरी √3 है और 1/2 ये आ जाता तो √3/2 बन जाता है। इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम समझदार हो, समझ चुके होंगे कि ये क्या बन जाएगा। अरे √3 की वैल्यू 1.732 ले लेना, तो यहां पे √3 लिख देना। sin 30 1/2 होता है, क्या बनेगा √3/2, √3/2। इतनी घूम के हमने मेहनत करी, डायरेक्टली मेहनत करते तो मजा आ जाता भाई। साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस का 60 डिग्री बाई 2 शुड बी इज इक्वल टू √3/2। बेटा √3/2 बोले तो साइन ऑफ 60 डिग्री सर, √3/2 बोले तो साइन ऑफ 60 डिग्री। क्या साइन 30 डिग्री मिलता है क्या? ये मजाक करना है ना। ये देखो जरा, मिनिमम डेविएशन प्लस का 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या कुछ गलत बोल दिया मैंने? ये मिनिमम डेविएशन प्लस का 60/2 शुड बी इक्वल टू, बेटा जी ये 60 डिग्री हो गया, 2 को उधर भेज दो 120 बन जाएगा। सो मिनिमम डेविएशन कम्स आउट बी, ये देखो 120 माइनस हो जाएगा एंड फाइनली मिनिमम डेविएशन जो हमें मिलेगा इट विल बी ऑफ 60 डिग्री। क्या ये बात समझते हैं सभी लोग कि मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री हो जाएगा? पक्का? सच में? तो भाई हमने पहली चीज तो फाइंड आउट कर दी है, जिसमें उन्होंने बोला था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सो हमने कर दिया। अगला काम मैं आप लोगों पे दे रहा हूं जिसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, देखो भाई क्या आंसर बनता है। हो गया होगा? अरे भैया मिनिमम डेविएशन का ये देखो ना, I इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस a/2। तो एक काम करो ना, तुमने अभी तो फाइंड किया कि मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री होगा, सो इस फॉर्मूले में इसको उठा के रख दें तो मैं यही सॉल्व कर दूं। क्या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बार बार पन्ने बर्बाद नहीं करेंगे, मैं यही सॉल्व कर देता हूं। I इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन की जगह 60 पुट कर रहा हूं, तो 60 और प्रिज्म एंगल भी 60 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करने पे प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आएगा 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा जी, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री मिल जाएगा और यहां पे क्वेश्चन नंबर 34 हमारा होता है समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीटेड। तो इसको छाप सकते हैं आप लोग। नोट किया सभी ने? इधर आओ। हो गया? चलिए भाई, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कहता है फाइंड द एंगल ऑफ द डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट रे एज शोन इन द फिगर। ये लाइट रे आपको दिख रही है, तो बेचारे ने कितना डेविएशन सफर किया होगा, एंड इट इज गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 फॉर द प्रिज्म मटेरियल। क्या दे दिया इन्होंने, हे भगवान। ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे कि हम लोग? खत्म करो जल्दी से इसको। ऐसे सवाल करेंगे कि अब हम लोग सॉल्व हैं ऐसे सवाल करेंगे क्या सॉल्व? अरे हो गया। क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को? सर प्रिज्म एंगल हेयर इज 4 डिग्री। ओके, व्हेन द प्रिज्म इज थिन। मतलब सर ये तो वो वाला केस आ गया, थिन प्रिज्म का केस। याद नहीं होगा तुम लोगों को, है ना? मैंने क्या बोला था? व्हेन द प्रिज्म एंगल इज स्मॉल, और या फिर थिन प्रिज्म की बात करें, सो द डेविएशन इज गिवन बाय म्यू माइनस का 1 इंटू ए। द डेविएशन इज गिवन बाय म्यू माइनस का 1 इंटू ए। पता नहीं याद है कि नहीं है तुम्हें? यार जब प्रिज्म पतला था, प्रिज्म एंगल, अच्छा आपको कैसे पता चला कि सर 4 डिग्री लेना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसलिए? नहीं, मैंने क्या बोला है, प्रिज्म एंगल उन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में होता है जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो पहला सरफेस जहां से रिफ्रैक्शन हुआ वो ये वाला, दूसरा सरफेस जहां से रिफ्रैक्शन हुआ वो ये वाला, और इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल कहलाता है प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म एंगल यहां पे 4 डिग्री है, सो डेविएशन बनता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। थिन प्रिज्म के लिए यही फॉर्मूला लगता है बेटा, अगर आपको नहीं पता हो तो। थिन प्रिज्म यानी कि पतले प्रिज्म के लिए यही फॉर्मूला लगाया जाएगा। सो द डेविएशन इज गिवन बाय म्यू कितना दे रखा है 1.5
माइनस का 1 इंटू 4 डिग्री। सॉल्व कर लेना। आई थिंक यहां पे कितना बनेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इट गिव्स यू 2 डिग्री। तो यहां पे डेविएशन आ जाएगा 2 डिग्री का। खत्म सवाल। डेविएशन कितना आ जाएगा यहां पे 2 डिग्री का आएगा और यहां पे सवाल समाप्त हो जाता है। तो इसको छाप लो जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए भाई। तो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाहता है हमसे? अ लाइट रे गोइंग थ्रू द प्रिज्म विद द एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। भाई एक कोई लाइट रे है जो कि किसी प्रिज्म से पास हो रहा है एंड इट इज गिवन दैट द प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री। इट इज फाउंड टू बी डेविएटेड बाय 30 डिग्री। भाई डेविएशन कितना हो रहा है यहां पे 30 डिग्री का हो रहा है। क्या ये मिनिमम डेविएशन है? नहीं, ऐसा नहीं बोला उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि मिनिमम डेविएशन है, तो कंसीडर भी मत करना खुद से। व्हाट लिमिट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी पुट फ्रॉम दीज डाटा। भाई यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या लिमिट आप पुट कर सकते हो? हां, एक लाइट रे जो कि किसी प्रिज्म से जा रही है जिसका प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है और देखा कि यहां पे डेविएशन 30 डिग्री का पाया जा रहा है। यहां पे देखा गया कि जो डेविएशन है वो कितना पाया गया 30 डिग्री का पाया गया। तो प्रिज्म एंगल के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या रेंज लेनी चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। सर देखो क्या है कि एक रे जो कि डेविएट हुई है 30 डिग्री पे, यानी कि अगर हम बात करें तो आपको याद ही होगा कि यहां से जब हम लिखते थे प्रिज्म एंगल की कहानी तो कुछ ऐसे लिखते थे। पहले ऐसे करके लिखा जाता था उसको। पता नहीं सर लिखा जाता था कि नहीं लिखा जाता। अभी कुछ सवाल पहले, एक दो सवाल पहले ही हमने ये सेम कॉन्सेप्ट लगाया था। अभी बस थोड़ी देर पहले हमने यहां पे कॉन्सेप्ट लगाया था, है ना। तो बेसिकली जब आप मिनिमम डेविएशन की बातें कर रहे थे तो यहां पे म्यू आ रहा था, लेकिन यहां पे इसने ऐसा नहीं बोला है, तो मैं मतलब नॉर्मल डेविएशन लूंगा। भाई नॉर्मल केस के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो यहां पे म्यू के लिए जो रेंज आती है, समझना बात को, ये फॉर्मूला तो आपने मिनिमम डेविएशन पे चिपका दिया लाके इसको, लेकिन मैं अगर बोलूं कि साहब यहां पे बस उसने डेविएशन बोला है, तो जब आप सिंपल डेविएशन को कंसीडर करते हुए चलते हो तो यहां पे म्यू का जो वैल्यू आता है इट इज समथिंग लाइक दैट। इट शुड बी कितना? इट शुड बी, देखो मिनिमम डेविएशन के अलावा कोई और डेविएशन हुआ मतलब डेविएशन उससे ज्यादा हो रहा है ना, तो जो भी वैल्यू बनेगी म्यू की वो नॉर्मल म्यू से ज्यादा ही होगी, है ना। जो भी वैल्यू बनेगी, अरे सुनो ना, क्या था पहले हमने बोला कि साहब यहां पे होता था मिनिमम डेविएशन। अब जो डेविएशन हो रहा है वो मिनिमम तो नहीं है लेकिन उससे ज्यादा है। ये पार्ट ज्यादा हो जाएगा तो ये ओवरऑल पार्ट ज्यादा हो जाएगा। तो दिस होल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन और ईदर इक्वल्स टू म्यू। दिस होल पार्ट शुड बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू। क्यों ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों? साहब अगर ये मिनिमम डेविएशन होता तो म्यू के बराबर होता, लेकिन यहां पे डेविएशन मिनिमम से ज्यादा है तो ये वाला पार्ट म्यू से ज्यादा हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व करने गए बेटा जी, रेंज निकालनी थी मुझे, है ना। तो इसको ऐसे समझो, हमें क्या करना है बेसिकली रेंज चाहिए। तो यहां पे म्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू साइन ऑफ, बेटा डेविएशन कितना बोला गया है 30 डिग्री का और प्रिज्म एंगल बोला गया है 60 डिग्री का, डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन में कहानी चल रही है साइन ऑफ प्रिज्म एंगल 60/2 का। सॉल्व किया बेटा जी इसको, तो म्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू साइन ऑफ, बेटा ये कितना बनेगा 90, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, अपॉन 2 करोगे 45 डिग्री बन जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, फर्दर इसको जब हमने सॉल्व किया तो म्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, बेटा ये 1/√2 बनेगा, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 बनेगा 1/2। सॉल्व करने पे √2 की कहानी आएगी, यानी कि जो म्यू का वैल्यू होगा इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू √2। दिस विल बी द रेंज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस विल बी द रेंज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो हमने क्या बोला भाई, ये जो भी डेविएशन है वो मिनिमम वाला तो नहीं है, मिनिमम से ज्यादा डेविएशन हो सकता है ये। तो अगर ये मिनिमम से ज्यादा डेविएशन होगा तो ये होल पार्ट विल बी ग्रेटर देन द म्यू, क्योंकि ये म्यू के बराबर तब आप रखते थे व्हेन इट शुड बी इक्वल्स टू साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस का a/2, है ना। तो इस पूरी कहानी डेविएशन पे ही टिकी हुई थी। यहां पे जब मिनिमम डेविएशन होता है तो म्यू के बराबर होता है, बट दिस डेविएशन इज ग्रेटर देन म्यू मिनिमम डेविएशन, तो भाई ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा हो जाएगा। अरे यार ये वाला पार्ट छोटा होता है ना, मिनिमम डेविएशन मतलब कम, सबसे लेस वाला डेविएशन। हियर द डेविएशन इज ग्रेटर देन द मिनिमम डेविएशन, तो मैं क्या कहता हूं कि साहब ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा,
तो ये वाला पार्ट अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये म्यू से ज्यादा ही हो जाएगा। म्यू के बराबर तो कब हो रहा था? जब मिनिमम डेविएशन था। जब कोई और डेविएशन होगा तो म्यू से ज्यादा ही होगा ये वैल्यू। तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इधर इक्वल्स टू म्यू। इक्वल्स टू म्यू क्योंकि मैं सारी रेंज ले रहा हूं। रेंज में हो सकता है मिनिमम डेविएशन भी कंसीडर हो जाए। मैं रेंज ले रहा हूं बेटा, और रेंज में हो सकता है कि मिनिमम डेविएशन भी कंसीडरेबल हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे मिनिमम डेविएशन था तो म्यू के बराबर था, लेकिन ये डेविएशन मिनिमम वाला नहीं है, कुछ और है, क्योंकि उसने बोला नहीं है क्वेश्चन में। और जब वो क्वेश्चन में ऐसी बातें नहीं बोलता तो मैं कैसे मान लूं कि वो मिनिमम डेविएशन ही होगा? तो मैंने बोला भाई यार हो सकता है डेविएशन मिनिमम के अलावा कुछ और हो, मिनिमम के अलावा कोई और डेविएशन होगा तो ये वाला पार्ट अब म्यू के बराबर नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो दिस होल पार्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू। तो मैंने इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा दिया फिर भी, कि रेंज ले रहे हैं तो हो सकता है उस रेंज में मिनिमम डेविएशन भी कंसीडरेबल हो जाए, इसलिए मैंने बराबर का साइन भी लगाया। तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू √2, है ना, सॉल्विंग के बाद आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपने वो दिमाग लगा लिया होगा तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर रहेगी बातें सभी को? पक्का छाप लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36। डन हो गया सभी का? चलिए बेटा जी, तो 36 कंप्लीट हुआ, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर। भाई यहां पे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज की लोकेशन बतानी क्या है। बेटा ये सोर्स है, बेटा सोर्स बोले तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। दिस इज द कर्व्ड सरफेस, इधर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, इधर का तरफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन। भाई अब बता दो, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, बस उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर। अच्छा जी एक बात बताइए, क्या यहां पे N2/V माइनस का N1/U शुड बी इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R ऐसा करना पड़ेगा? ठीक है, करना पड़ेगा सर। हाँ भाई, अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इमेज बनती है, N1 उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, ये N1 हो जाएगा और इमेज बनेगी इस साइड, तो ये N2 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ IR। IR बोले तो इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। सारी डिस्टेंसेस आप यहां से मेजर करते हो, जिसको कि पहले के जमाने में पोल कहा जाता था। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस तरफ है, इट शुड बी नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, इट शुड बी पॉजिटिव। बात समझते हो? साइन कन्वेंशन की बातें भी ध्यान रखना है। 1.5 डिवाइडेड बाय V माइनस 1 अपॉन, बेटा कितना लिखे यहां पे, माइनस का 25। क्यों? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो वो नेगेटिव लेते हैं उसको। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस का 25 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय R। रेडियस ऑफ कर्वेचर, साहब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर की तरफ मेजर किया जा रहा है, तो ये प्लस का 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। भाई इंसिडेंट रे भी इधर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द, अरे बोलो क्या इंसिडेंट रे यहां नहीं जा रहा है टुवर्ड्स द राइट? तो जब इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द राइट जा रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब मेजर किया तो वो भी इस साइड ही जा रहा था, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव ले लिया, U नेगेटिव हो गया। ठीक है, सॉल्व किया बेटा इसको। 1.5 डिवाइडेड बाय V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25 इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाय 20। 1/25 को वहां लेके चलते हैं उस तरफ, तो अगर इसको उस तरफ लेके गए तो 1.5 डिवाइडेड बाय V शुड बी इक्वल्स टू, बेटा जी कितना बनेगा, 5 4 से 20, 1/40 माइनस का 1/25। भाई इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 5 4 से 20 और ये कहानी बनती है 1/40 की, तो 1/40 माइनस का 25। चलिए भाई लेट अस सॉल्व इट अगेन। तो 1.5 डिवाइड बाय V शुड बी इक्वल्स टू, भैया एलसीएम कितना आएगा, पहली बात तो इसका 200। भाई एलसीएम कितना आएगा इसका, 200 बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी तुम लोग देख लेना, तुम ज्यादा समझदार हो। ठीक है,
तो 40 को किससे करें, 5 टाइम्स कर दें और 25 को 8 टाइम्स कर देते, तो यहां पे कहानी बनती है -3/200। कहानी क्या बनी, -3/200। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। 1.5 डिवाइडेड बाय v शुड बी इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 200। भाई 3 5 15 होते हैं, तो यहां से जब हमने सॉल्व किया इसको तो v कम्स आउट b, कितना बनेगा, 3 5 15 100 बनने वाला है। मेरे हिसाब से तो 100 बन जाएगा, बाकी तुम लोग देख लो, तुम लोग ज्यादा समझदार हो, है ना। माइनस का 100 सेंटीमीटर, क्या माइनस का 100 सेंटीमीटर बन रहा है क्या ये, माइनस का 100 सेंटीमीटर बन रहा है क्या ये, पक्का। मतलब कि इमेज भी कहां है, इस तरफ ही बनेगी कहीं ना कहीं, इमेज भी इस तरफ ही बनने वाली है कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है। हाँ चलो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर और इमेज कहीं उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तभी वो नेगेटिव आ रही है। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, हमारा तो काम कंप्लीट हुआ है ना, जितना हमें करना था। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 37। यही बताना था, लोकेट द इमेज फॉर्म। तो लो भाई, इमेज बता दी हमने कहां पे बनने वाली है, माइनस का 100 सेंटीमीटर पे। और ये सवाल आपका समाप्त हो गया बेटा, तो जल्दी से इसको छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, बड़े आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए। एंड द क्वेश्चन सेज देयर इज अ स्फेरिकल सरफेस, देयर इज अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, separates two transparent medium A and B with the refractive indices of 1.33 and 1.48 respectively. The medium A is on the convex side of the surface. Where should a point object be placed in medium A so that para-axial rays become parallel after refraction at the surface? बड़ा ही शानदार सवाल। बोला गया एक स्फेरिकल सरफेस है, तो हमने बना ली एक स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को। ये जो स्फेरिकल सरफेस है साहब, ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को, एक है ए, एक है बी। आपको कैसे पता चला इधर ए बनाना है इधर बी बनाना है, तो इन्होंने बोला है द मीडियम ए इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड। बेटा ये कॉन्वेक्स साइड ही होती है कि कॉनकेव साइड होती है, ये कौन सी साइड है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो भाई साहब ये होती है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स साइड पे ए को रखा है, कॉनकेव साइड पे बी को रख दिया गया। नाउ ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, बी का है 1.48, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी हमें पता चल चुके हैं, ये 1.33 ये 1.48। नाउ इट इज सेड दैट वेयर शुड द पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द मीडियम ए सो दैट द पैराएक्सियल रेज बिकम पैरेलल। ओहो, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कितनी दूरी पे रखें इस ऑब्जेक्ट को, कितनी दूरी पे रखें इस ऑब्जेक्ट को, सो दैट जो पैराएक्सियल रेज हैं जब ये इधर से पास होंगी तो कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। यानी कि अगर यहां से लाइट रे ऐसे गई तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो एकदम पैरेलल हो जानी चाहिए। यानी कि लाइट रे अगर इधर गई तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जानी चाहिए। तो भाई ऑब्जेक्ट को कहां रखूं ऐसे ही मैं कि लाइट रेज जो है वो पैरेलल हो जाए। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करें इस पार्ट को, इसके लिए हम कैसे सॉल्व करें? तो साहब यू कैलकुलेट करना है, हाँ बिल्कुल करना है। जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.n1 हो जाता है, विच इज योर 1.33। जहां पे इमेज बनती है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1.48। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा होता है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और जहां इमेज बनती है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो n1 हो जाएगा 1.33, n2 हो जाएगा 1.48। वैसे तो मैंने स्फेरिकल बनाया, बट ये पीछे से ओपन ही रहेगा बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू बी, कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं हमारा वही पुराना फॉर्मूला। एक बात बताओ, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो v क्या इनफाइनाइट हो जाएगा? बोलो ना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला? चलो मैं कुछ चीजों को दोहराता था। ऐसे बनना है पार्ट, ऐसे बना पार्ट। तो ये इनफाइनाइट जा रहा है भाई, पैरेलल रेज होती है वो इन्फिनिटी पे मिलती है जाके, तो v को क्या लिखा मैंने, इनफाइनाइट लिखा है। पैरेलल रेज कहां मिलती है बेटा, इन्फिनिटी पे, तो मैंने इसको लिख दिया इनफाइनाइट। तो n2 बाय v माइनस n1 बाय u शुड बी इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। क्या ये बात समझते हो आप लोग, समझते हो ना? n2 की जगह 1.48 डिवाइडेड बाय v, v बोले तो कितना, इनफाइनाइट है साहब,
माइनस का 1.33 अपॉन यू कैलकुलेट करना है मुझे, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1। बेटा जी 1.48 माइनस का 1.33 डिवाइडेड बाय r 30 हो जाएगा ये, ठीक है। ये पार्ट तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी होता है जीरो, तो ये बन जाएगा माइनस का 4/3 u शुड बी इक्वल्स टू 1.48 माइनस का 1.33, भाई 8 में से 3 गए 5, 4 में से 3 गए 1, तो ये बन जाएगा 0.15 डिवाइड बाय 30। पॉइंट हटाया तो 2 जीरो लगाए यहां पे, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो लगाए नीचे, और इसको काट देते हैं भाई 3 से, तो 3 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कटेगा सर। और u का जो वैल्यू बनेगा इट इज गिवन बाय, कितना बनेगा भाई u का वैल्यू, देखो जरा साहब 3 से 3 खत्म हो गया, अरे 1.33 बोले तो 4/3 लिख दिया डायरेक्टली, खत्म करो कहानी को। कितना जाएगा भाई, u इधर चला जाएगा, 15 नीचे आएगा, और ये 1000 ऊपर जाएगा, तो u का जो वैल्यू बनने वाला है इट इज गिवन बाय माइनस का 4000/15। देखो एक इसका जीरो और बाकी के 2 जीरो उठ के यहां पे आ गए, 5 से काटते हैं इसको, 5 8 40 एंड 5 3 15, तो u का जो वैल्यू बनता है इट कम्स आउट बी माइनस का 800/3 सेंटीमीटर, और 800/3 करोगे तो इट कम्स आउट बी कितना 6, so 2.66 अप्रोक्सीमेटली माइनस का 266 सेंटीमीटर। वैसे तो 2.666666 चलता जाएगा, जिसको कि 2.67 लिखते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 267 बनना चाहिए था, बट ठीक है, इतना तो तुम भी समझते हो, है ना, इतना तो तुम भी समझ जाओगे। 2.66666 चलता जाएगा तो इट विल बी 2.67, 2.67 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट कम्स आउट बी 267 सेंटीमीटर, तो ठीक है चलता है इतना वेरिएशन। समझ रहे हो बात को, क्लियर है ये बातें। तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करोगे सर, माइनस का 266 बोले तो यहां पे अगर आपने इसको पोल मान लिया तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है इधर की तरफ, इसलिए वो नेगेटिव आया, ठीक है। साइन कन्वेंशन है बेटा, साइन कन्वेंशन है, और कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ साइन कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उधर, ऑब्जेक्ट यहां पे बनेगा, इट कम्स टू बी माइनस का 266। समझ गए, छाप लो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 39। किया नोट सभी ने, पक्का। चलिए भाई मैं मिटा रहा हूं, इस पार्ट को मिटा देता हूं, और अब आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 39, जो कि कहता है फिगर शोज द ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो भाई यहां पे आपको एक हेमिस्फीयर दिख रहा है जिसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। नाउ दिस मटेरियल हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो क्या क्या गिवन है, पहली बात तो मुझे एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 3 सेंटीमीटर का, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 2, है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे दिया है। पहली चीज बोल रहा है बेटा, अ नैरो बीम ऑफ पैरेलल रेज इज इंसिडेंट ऑन द हेमिस्फीयर एज शोन इन द फिगर। बिल्कुल देख लिया सर। आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस। जब ये रेज अंदर आएंगी तो क्या इस प्लेन सरफेस पे इनका TIR हो जाएगा, है? जब ये लाइट रेज यहां से अंदर आएंगी तो क्या इस प्लेन सरफेस पे इनका TIR हो जाएगा? क्योंकि देखो साहब, यहां पे है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, अंदर था मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। डेंसर से रेयरर पे आते समय, डेंसर से रेयरर की तरफ आते समय यहां पे ये चेक करना पड़ता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कि नहीं। इन्होंने बाय चांस यहां पे हमें थोड़ा सा हिंट दे दिया कि जब ये इधर आई तो इधर यहां पे टकराई और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री लेके। अब ये प्लेन सरफेस जो है बेटा, प्लेन सरफेस पे अगर हम बात करें तो TIR हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए पहले मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटा जी क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है साइन C शुड बी इक्वल टू 1 बाय म्यू। बेसिकली फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, डेंसर वाले का 2 है, तो यहां पे इट कम्स आउट बी 1/2। तो बेटा जी साइन C 1/2 आ रहा है, यानी कि C बनेगा यहां पे 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए बेटा जी? 30 डिग्री का होना चाहिए।
क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री है। हियर आई इज इक्वल्स टू एट प्लेन सरफेस, हियर एट द प्लेन सरफेस I is equals to 45 degree, which is greater than the critical angle. Therefore, TIR takes place. Therefore, TIR takes place. यहां पे बेटा TIR हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, TIR हो जाएगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इधर जाके यहां पे टकरा के यहां पे इमेज बना देगी इन फ्रंट ऑफ द ए। फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, है ना। अब मेन मुद्दे पे आता है वो। इससे पहले उसने बोला था कि भाई मां भूल जाओ कि यहां पे कोई सरफेस है ना। उसने बोला भाई ये कर्व सरफेस को तो पहले भूल जाने के लिए बोला उसने, ये बोला ना बेटा, आर द रेस टोटली, देखो अ नैरो बीम ऑफ पैरेलल इंसिडेंट ऑन द हेमिस्फीयर एज शोन इन द फिगर, ऐसे इंसिडेंट हुई, आर द रेस टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस। पहला सवाल उसका प्लेन सरफेस के लिए था कि प्लेन सरफेस पे टीआईआर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हमने बोला कि साहब बिल्कुल यहां पे प्लेन सरफेस पे टीआईआर होगा। ये हमारा पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया था, यहां पे बोला पहला वाला पार्ट सॉल्व किया था। अब सेकंड पार्ट पे देखिए, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड, सेकंड पार्ट देखना, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। कहां है फर्स्ट सरफेस, ये रही। अब वो इस कर्व्ड सरफेस के बारे में पूछ रहे हैं, पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा उसकी वजह से इमेज कहां पे बनेगी, TIR होगा तो इमेज बनेगी बेटा यहां पे, विच इज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द ए। बिकॉज ऑफ द TIR इमेज बनती है यहां पे, बिकॉज ऑफ द TIR इमेज बनती है यहां पे A डैश विच इज इन फ्रंट ऑफ द ए। सेकेंड चीज पूछता है कि पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसकी वजह से इमेज कहां पे बनेगी। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। इन सारी बातों को हम मिटा देते हैं। तो रिफ्रैक्शन ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस है ना, रिफ्रैक्शन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको हम लोग, रिफ्रैक्शन ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस। तो पहले वाले सरफेस को देखो यहां पे, तो एक कर्व्ड सरफेस है, बाहर कौन है, एयर, अंदर कौन है, 2 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट आ रही है एयर से उस मीडियम के अंदर, फॉर्मूला लगाते हैं N2 by V माइनस का N1 by U should be equals to N2 minus N1 by R। आपको V कैलकुलेट करना है, कर पाओगे, मौका दूं तुम लोगों को, ले लो मौका, ट्राई करो, देखो क्या आंसर बनता है इसका। भाई बोलो जरा, N2 की जगह 2 लिख दूं और V हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, माइनस N1 की जगह 1 लिखिया, और भाई U कहां से, भाई पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज कहां से आती है, इंफिनिटी से आती है। पैरेलल रेज हमेशा कहां से आती है, इंफिनिटी से आती है। सो मैंने U की जगह लिखा इंफिनिटी शुड बी इक्वल्स टू N2 मतलब 2 माइनस N1 1, और R यहां पे 3 सेंटीमीटर था। साहब ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। सो 2 अपॉन V शुड बी इक्वल्स टू 1/3। सो V इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इस बात को जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग कि कहां पे ये इमेज बनने वाली है। दिस इज द हेमिस्फीयर। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ऐसा कंप्लीट होगा बेटा ये, ठीक है। लाइट रेज पैरेलल आ रही थी बेटा जी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये वाला पार्ट आपका 3 सेंटीमीटर है ना, तो इमेज कहां पे बनी, यहां से मेजरमेंट करते हो सारी सरफेस से, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, सेंटर आ गया, और यहां पे ये बनेगी इमेज, यहां पे इमेज बनती है यहां पे बेटा। कितने सेंटीमीटर पे बन रही है सार मैं बताऊं। देखो भाई क्या होता है कि जो भी मेजरमेंट कर रहे हो आप इस पॉइंट से कर रहे हो, जो भी मेजरमेंट करते हो आप इस सरफेस से करते हो, है ना। तो ये वाला पॉइंट है जहां से मेजरमेंट की जा रही है बेटा। ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे है, इमेज कहां पे बनती है, 6 सेंटीमीटर पे। यानी कि अगर दिस इज द पॉइंट ए, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए डबल डैश, यहां पे इमेज बनेगी। तो image is formed at the diametrically opposite point of A. Image is formed at diametrically opposite point of A
ए का जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ना बेटा जी, वहां पे ए का जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ना बेटा, वहां पे इमेज बनती है। सो दिस इज द पॉइंट ए, तो इमेज बनेगी ए डबल डैश पे। यहां पे अगर आपको याद हो तो 45 डिग्री पे टीआईआर हो गया था, तो टीआईआर होने की वजह से एक इमेज हमें यहां पे मिली थी इन फ्रंट ऑफ ए डैश बोला था जिसको मैंने, पता नहीं याद है कि नहीं तुम्हें। पहला वाला सवाल ये तो किया था, टीआईआर हो गया था, टीआईआर होने की वजह से बेटा इमेज कहां पे बनी थी, यहां पे बनी थी ए डैश। तो ये इमेज बनी जब प्लेन सरफेस से टीआईआर हुआ, ये इमेज बनी जब कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ। हां, अंतर समझते चलना यहां पे। ये वाली इमेज बनती है बेटा जब प्लेन सरफेस से टीआईआर हुआ, ये हमारा प्लेन सरफेस था जिससे कि टीआईआर हुआ था। दिस इज बिकॉज ऑफ द टीआईआर एट plane surface. This is because of the TIR at the plane surface. This is because of the refraction at the curved surface. Refraction at the curved surface. दोनों चीजें यहां पे बनाते हुए चले हम लोग, है ना, दोनों ही चीजें हमने बना दी यहां पे बेटा। वो इमेज ऑब्जेक्ट यहां पे था, हमने बोला कि ए पॉइंट होगा, ये कोई ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट होगा साहब इंफिनिटी पे। तो यहां से लाइट रे आती है, अगर यहां पे टीआईआर होता है तो इमेज यहां बनती है, अगर यहां टीआईआर नहीं हो रहा, डायरेक्ट रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, तो इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसकी वजह से इमेज बननी चाहिए यहां पे बेटा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पे जो भी रिफ्रैक्शन होगा उसकी वजह से इमेज बनेगी यहां पे, लेकिन जब रिफ्रैक्शन के दौरान लाइटें आती है तो उनका कुछ एक का टीआईआर भी होना संभव है, ठीक है, क्योंकि स्फेयर आपका सिर्फ इतने से पार्ट पे ही है बेटा, आपके पास जो स्फेयर है वो सिर्फ इतने से पार्ट पे ही है। हां, तो ऐसा नहीं कि स्फेयर के लिए एक्स्ट्रा स्पेस है हमारे पास, स्फेयर सिर्फ इतने से पार्ट पे है। ये तो मैंने बस एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन बना दी है आप लोगों के लिए। चलिए बेटा जी, तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट हमसे क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन और बाय द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। भाई प्लेन सरफेस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्रैक्शन हुआ? तो सर प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ था और रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनी इधर ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट पे, विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए, विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए। वो क्या है बेटा, ए के इन फ्रंट है, तो विच इज इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए, ठीक है। तो प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ ना कि रिफ्रैक्शन, ठीक है। प्लेन सरफेस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनी यहां पे ए डैश पे, विच इज इन फ्रंट ऑफ ए, ए के सामने है वो, ठीक है। तो यह थर्ड वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ, ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम्स आउट ऑफ द हेमिस्फीयर। भैया जब वो हेमिस्फीयर से बाहर आती है, यानी कि हेमिस्फीयर से बाहर आ रही है लाइट, तो यहां पे क्या होगा बेटा, किस टाइप की आएंगी, ये इधर से टकरा के इधर चली जाएगी, टकराने के बाद इधर जाएगी, तो कैसे जाएगी बेटा, यहां से इधर बाहर जा रही है, नॉर्मल से दूर जाएगी या पास आएंगी? अरे बोलो, जब ये लाइट रेज इधर से आई अंदर की तरफ, अंदर से यहां पे टकरा के इधर चलेगी, ये लाइट रे यहां से अंदर आई, अंदर आके क्या कन्वर्ज होगी बेटा, ये कन्वर्ज होगी, यहां पे एक पॉइंट पे आने की कोशिश करेंगी, बट यहां से टकरा के चली गई, जाने के बाद क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, फिर से जाने के बाद क्या हो जाएगी बेटा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि जब यहां से आ रही थी तो इनको कॉन्वेक्स सरफेस दिख रहा था, इनको कन्वर्जिंग सरफेस दिख रहा था, तो कन्वर्ज हो रही थी एक पॉइंट पे जाके। जब वो यहां से जा रही थी तो इनको डाइवर्जिंग सरफेस दिख रहा था, जिसकी वजह से वो यहां पे जाके फिर से क्या होंगी, डाइवर्ज होने की कोशिश करेगी इधर से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब वो नॉर्मल से दूर जाएंगी बेटा तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होंगी बेटा, वो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएगी। यहां पे अगर आपको बनानी हो तो ऐसे करके डाइवर्जिंग रेज बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बस उतना सा ही पूछ रहा है, यहां पे इमेज बनती है, हमने देखा कि यहां पे इमेज बन सकती है बेटा, लेकिन यहां पे टीआईआर होने की वजह से यहां पे लाइट चली जाती है और यहां जाके डाइवर्ज हो जाती है, फिर इतनी सी कहानी है। लाइट आई, कन्वर्ज होने का कोशिश करा, कन्वर्ज हो कहां पे होती हुई नजर आती है, इस पॉइंट पे नजर आती है मुझे कन्वर्ज होती हुई, लेकिन यहां पे टीआईआर होने की वजह से वो वापस चली गई और जाने के बाद यहां से डाइवर्ज हो जाती है फिर से। बस इतनी सी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। छाप लो बेटा इसको जल्दी से, किया नोट सभी ने?
पक्का? चलिए बेटा यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए, ये सारे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही शानदार। तो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं हमसे, आओ जरा देखें। सो द क्वेश्चन नंबर 40 सेज a small object is embedded in a glass sphere of 1.5 of radius 5 सेंटीमीटर। एक ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जिसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक छोटा ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट इस ग्लास स्फीयर के अंदर है, एम्बेडेड मतलब उस ग्लास स्फीयर के अंदर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर टू द सेंटर, लेफ्ट टू द सेंटर। मैं बना देता हूं इसको, ये हमारे पास ग्लास स्फीयर, ठीक है, ये हमारे पास ग्लास स्फीयर, ये ग्लास स्फीयर का सेंटर, ग्लास स्फीयर का जो रेडियस है इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये सेंटर का लेफ्ट इधर की तरफ ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, टोटल 5 सेंटीमीटर था, तो भाई साहब ये वाली दूरी जो हो जाएगी इट विल बी ऑफ कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाती है सरफेस से की जाती है बेटा, बाहर है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, अंदर है मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.5, ठीक है, ऑब्जेक्ट अंदर रखा हुआ है। नाउ लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग, पहला केस टू द लेफ्ट ऑफ द स्फीयर, सेकंड केस टू द राइट ऑफ द स्फीयर। एक ऑब्जर्वर है जो कि खड़ा है, पहला केस लेते हैं जिसमें टू द लेफ्ट ऑफ द स्फीयर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन बताइए, और सेकंड केस अगर इस स्फीयर के राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसके लिए बताइए। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं पहला केस जिसमें ऑब्जर्वर खड़ा है टू द लेफ्ट, ऑब्जर्वर खड़ा है टू द लेफ्ट, लेफ्ट ये रहा बेटा, ये बना दिया मैंने केस। बेटा जी इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे कहां आएगी, इधर की तरफ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इधर आएगी। जो भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है वो सरफेस से करोगे, तो सरफेस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इट इज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन वो साहब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे u हो जाएगा माइनस का 3.5 सेंटीमीटर। अभी तुम समझ गए होंगे कि माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इट इज अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इधर जा रही है भैया, आंखों में लाइट रे आईज में जाएगी तभी तो आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, ये लाइट रे अगर आंखों में जाती है तभी तो आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और सारी डिस्टेंसेस सरफेस से मेजर करने की वजह से ये सरफेस है यहां से 3.5 सेंटीमीटर इधर की तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इसलिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लिया माइनस का 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंडली बेटा जी यहां से अगर आप डिस्टेंस मेजर करो तो इट कम्स आउट बी 5 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि अगेन क्या है बेटा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस का 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है सर, यहां पे, तो जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 n1, और जहां इमेज बनती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, यानी कि बाहर हवा में। इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट को रखा है सर यहां पे 1.5 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और इमेज कहां बनती है, आंखों में, विच इज इन द एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। तो जहां पे ऑब्जेक्ट बनता है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होता है, जहां पे इमेज बनती है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होता है, n2 है, n1 है, r है, u है। क्या आप v नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब, तो v कैलकुलेट करना है मुझे। फॉर्मूला आपके पास है n2 बाई वी माइनस का n1 बाई यू करना है, n2 बाई वी माइनस का n1 बाई यू शुड बी इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। बेटा इसको जब हमने सॉल्व किया n2 की जगह पे 1 पुट किया तो 1 अपॉन वी माइनस का n1 की जगह 1.5 अपॉन u, बेटा u कितना हो जाएगा, माइनस का 3.5 शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस कितना, माइनस का 5 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन का ध्यान करते हुए चलना बेटा, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, बाकी जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर कर रहे हो इट इज अगेंस्ट द इंसिडेंट रे। u आपने इधर मेजर किया माइनस का 3.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मेजर किया माइनस का 5,
बाकी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वो हमारा बनता है n1, जहां पे इमेज बनती है वो होता है n2। तो μ1 कितना हो जाएगा बेटा यहां पे 1, और μ2 कितना हो जाएगा 1, सॉरी μ1 हो जाएगा 1.5 और μ2 हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो 1/v माइनस माइनस प्लस का 1.5 डिवाइडेड बाय 3.5 शुड बी इज इक्वल्स टू, बेटा कितना बनेगा ये माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, माइनस से माइनस खचाखच हो जाएंगे और ये बन जाएगा 1/10। पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे एंड 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/v प्लस का 3/7 शुड बी इक्वल्स टू 1/10। तो 1/v शुड बी इक्वल्स टू 1/10 माइनस का 3/7। ठीक है, अरे सही जा रहे हो ना, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। सो सॉल्व करने पे 1/v कम्स आउट बी, एलसीएम आ जाएगा 70 और 10 7 जा 70 माइनस 7 10 जा कितना हो जाएगा 30, माइनस का 23 डिवाइड बाय 70। तो जो v का वैल्यू बनेगा बेटा जी वो बनेगा माइनस का 70 डिवाइड बाय 23। कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गई है सर? 23 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3 से, 3 3 9, 3 2 6, ये बात बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली। अरे अप्रोक्सीमेटली बन जाएगी ना बात, ये मक्कारी कर सकते हैं थोड़ी सी। राउंड ऑफ करने पे आंसर बनता है माइनस का 3 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ कर दिया मैंने यहां पे, थोड़ा सा मक्कारी कर ली थोड़ी सी। तो इमेज कहां बनती है? माइनस के 3 सेंटीमीटर। माइनस का 3 सेंटीमीटर कहां बनता है बेटा? सर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो इमेज बनेगी यहां पे कितने पे? 3 सेंटीमीटर पे। यहां पे इमेज बनेगी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। और माइनस का साइन क्यों बताया बेटा? क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस का साइन क्या शो करता है कि इमेज बनेगी यहां पे और वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखो मैंने इमेज की डिस्टेंस बना दी यहां पे 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। इमेज भी स्फेयर के अंदर ही बनेगी, इमेज भी स्फेयर के अंदर बन रही है, बट कहां पे बन रही है सर? सरफेस से 3 सेंटीमीटर पे। तो सेंटर से कहां बनेगी? टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, टू द लेफ्ट, या फिर पूरा इज्जत से लिखते हैं भाई ये 3 सेंटीमीटर तो सेंटर से कितनी बनेगी बोलो साहब? टोटल है 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो बचा हुआ बनेगा 2 सेंटीमीटर का। अगर ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर बनता है, अगर ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर बनता है तो बचा हुआ पार्ट 2 सेंटीमीटर का बनेगा। तो सेंटर से इमेज बनती है 2 सेंटीमीटर पे। तो इमेज बनती है एट 2 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर। सेंटर से लेफ्ट में, सेंटर के लेफ्ट में कितना? 2 सेंटीमीटर पे इमेज बनती है। ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया था तो वो भी ऐसे दिया, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द सेंटर। तो हमने भी बोला एट अ 2 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, सेंटर के लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर। ये पहला केस सॉल्व किया बेटा जिसमें कि ऑब्जर्वर कहां खड़ा था? टू द लेफ्ट ऑफ द स्फीयर। अगला केस जिसमें ऑब्जर्वर खड़ा होगा टू द राइट ऑफ द स्फीयर, वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो तो यहां नहीं हो पाएगा। आओ जरा अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं और फिर से मुझे एक स्फीयर तो बनाना ही पड़ेगा। स्फीयर बनाया, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा होगा इस बार, ठीक है, यहां पे सेंटर हो जाएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा कहीं पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और साहब इस बार इस वाले सरफेस से डिस्टेंसेस मेजर करनी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। तो यहां से अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 1.5, 6.5 सेंटीमीटर पे। देखो भाई सीधी सी बात है, क्योंकि इस बार ऑब्जर्वर यहां पे है तो जो भी डिस्टेंसेस मेजर होगी फ्रॉम दिस सरफेस होगी। आज भी ऑब्जेक्ट हमारा इसमें ही है तो n1 तो हमारा 1.5 होगा और n2 हमारा आज 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 5। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, साहब ये रही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आंखों में जब रेज जाती हैं,
ऑब्जेक्ट से आंखों में जब रेज जाती है तो ऐसे ही जाएगी बेटा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। लेकिन जो आपकी मेजरमेंट्स हो रही है दीज आर अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, क्योंकि आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो फ्रॉम द सरफेस बेटा। इस सरफेस से डिस्टेंस मेजर करोगे, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो u हमारा बनेगा माइनस का 6.5 सेंटीमीटर, n2 हो जाएगा बेटा 1, n1 आज भी हो जाएगा 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस का 5 सेंटीमीटर बन जाएगा इस बार, क्योंकि इट इज इन द अगेंस्ट ऑफ दिस इंसिडेंट रे। IR बोले तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और बाकी जो भी मेजरमेंट कर रहे हो इस सरफेस से कर रहे हो विच इज अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। आप जो भी मेजर कर रहे हो इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ये 1.5 पे था, 5 था, 5 प्लस 1.5 6.5 हो गया। तो सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 6.5, n1 आज हमारे पास 1.5 है, n2 आज भी हमारे पास 1 है, और u हमें पता है, r पता है। नाउ जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। So n2 by v minus n1 by u should be equals to n2 minus n1 divided by r। बेटा जिसको सॉल्व कर ले, n2 की जगह पे 1 upon v माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस का 6.5 इक्वल्स टू 1 माइनस का 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। सॉल्व किया तो 1 बाय v प्लस का 1.5 डिवाइड बाय 6.5 शुड बी इज इक्वल्स टू 0.5 नेगेटिव का और अपॉन में 5। बेटा माइनस माइनस आएगा जो कि एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएंगे, और कम्स आउट बी 1/10। फिर से पॉइंट हटाया, 5 से काट देते हैं, 5 3 15 एंड 13 5 65। ठीक है, तो 1 बाई वी प्लस का 3/13 इज इक्वल्स टू 1/10। सो 1 बाई वी शुड बी इक्वल्स टू 1/10 माइनस का 3/13। बेटा जी एलसीएम ले लो, तो आई थिंक 130 इज द एलसीएम, और 10 को 13 से करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। 13 माइनस 30 कितना होता है? 30 में से 13 माइनस कर दिया जाए तो 10 में से 3 जाएंगे 7, 2 में से 1 जाएगा 17। बेटा बनेगा माइनस का 17/130। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसमें। तो बेटा जी v का वैल्यू बनता है 130/17। v का वैल्यू बनता है माइनस का 130 डिवाइडेड बाय 17। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 130 है, ये 17 है। 17 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 130 आ जाए? तो 17 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 7 से कर लूं क्या कि 8 से करूं? 8 से कर लेते, चलो नहीं यार ज्यादा हो जाएगा, 8 से तो ज्यादा हो जाएगा, 7 से कर लेता हूं। चलो इसको 7 1 7 8 9 10 11 119 आ रहा है ना। तो 7 से किया तो 119 आ रहा है बेटा। 10 में से 9 गया 1, और यहां पे बन जाएगा 2 में से गया 1, डॉट लगाना पड़ेगा, 0 आ जाएगा। फिर से देखो तो 17 को 6 से कर लेते हैं बेटा। 7 6 42 होते हैं, 6 में 6 9 10 होते हैं, तो 7.6 आ रहा है बेटा। इट इज माइनस का 7.6 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां पे बनेगी? बोलो इमेज कहां पे बनेगी? माइनस का 7.6 सेंटीमीटर। माइनस का 7.6 सेंटीमीटर। सर 6.5 तक तो यहां आ गए, मतलब इमेज यहां पे बनने वाली है एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.6। इमेज कहां पे बनेगी बेटा? यहां पे इमेज बनेगी इस पॉइंट पे, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.6 फ्रॉम दिस सरफेस बेटा। सारी डिस्टेंसेस इस सरफेस से मेजर की जा रही है। सेंटर है 5 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट बन रहा है 6.5 पे, और ये बनेगा 7.6 पे। दिस ठीक है बेटा। तो यहां पे माइनस का साइन यही शो कर रहा है कि जो भी इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहां जा रही है? ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आंखों की तरफ इंसिडेंट रे जाएगी। अरे ऑब्जेक्ट से तो जाती है इंसिडेंट रे भाई, रे कहां से आएगी? तुम किसी चीज को देख रहे हो तो कैसे देखोगे? जब उसमें से लाइट रे आएगी। अब लाइट रे नहीं आई तो फिर काहे का देखना हुआ उसको? तो भाई ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट आएगी तभी तो आंखें देख पाएगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, बाकी सारी डायरेक्शन इसके अपोजिट में आ जा रही है। तो हमने बोल दिया इमेज कहां पे बनेगी? एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। और यहां पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। आ रही है समझ? पक्का? सच में? झूठ तो नहीं बोल रहे? छाप लो यार इसको, छाप लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करो। किया नोट सभी ने? ये सारी बातें नोट करने के बाद सेकंड पार्ट पे आ जाना। यहां पे
ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें किसमें बोला था कि ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व करेगा, राइट साइड से करेगा, तो ये राइट साइड से ऑब्जर्व किया, डन हो गया। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 होता है समाप्त, और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस सेशन के समाप्ति की ओर। तो उम्मीद करता हूं ये जो सवाल मैंने आपको कराए ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे समस्या आ रही है, तो आप उसको वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी समस्या लगती है तो आस्क योर डाउट में जाके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहां जाके उसको जरूर देखिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले सेशन में हम कहानी शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, और आगे देखेंगे कहां तक इस सेशन को हम लेके जा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।